हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में हमने आपके क्या फ्री गाइडेंस की बात की थी। ईओआरओ को फ्री गाइडेंस आपको कैसे मिलेगा, हाउ विल यू गेट द फ्री गाइडेंस। ठीक है, तो उसमें दो बातें की थी, वीडियोस और कंटेंट आपको क्या होगा, अवेलेबल रहेगा। तो ये क्या है, हम स्पेसिफिक फोकस करके क्या है, इन तीन चीजों को फोकस करके क्या है वीडियोस बना रहे हैं। आरएस, ईओआरओ एंड पीएसआई, तो तीनों में ये चीजें क्या है आपके लिए यूजफुल रहेंगी। फोकस ज्यादातर क्या है ईओआरओ के लिए है। क्या ईओआरओ के लिए है? क्योंकि वहां पर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पर पॉलिटी जो है आपके लिए काफी क्या है इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। वो ये है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ईओआरओ में सिलेक्शन करवाना है, ठीक है, तो आपके पास दो ट्रम्प कार्ड्स हैं। क्या है? दो ट्रम्प कार्ड्स हैं। अगर आपने इनको संभाल लिया, क्या इनको संभाल लिया, तो आपका ईओआरओ में सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और वो है पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जैसे मैंने आपको वहां भी बताया था जब हम बात कर रहे थे किसमें, कि भी आप तैयारी कैसे करें, जिसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं कि आप बिना कोचिंग के ईओआरओ में कैसे सिलेक्शन करवा सकते हैं। क्या बिना कोचिंग में कैसे सिलेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वहां भी आपको बताया कि भी जो पॉलिटी आपको क्या है दो तरह से मिलेगी। पॉलिटी जो होगी आपको क्या है दो तरह से अवेलेबल होगी। एक जो बेसिक वीडियोस पॉलिटी के हैं, ठीक है, पॉलिटी के क्या है जो बेसिक वीडियोस हैं, ठीक है, बेसिक वीडियो जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आ रहे हैं आपके। वहां से क्या है आपका बेसिक कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसिक कवर हो जाएगा। और इन वीडियोस में क्या है, हम एडवांस लेवल पे जो भी क्वालिटी हमें जरूरत है उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, उसको कवर करेंगे। तो बेसिक आप वहां से ले सकते हैं। बेसिक जितनी भी चीजें होंगी आप वहां से कवर हो जाएंगी। उन वीडियोस को क्या है आप यूज कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेलिस्ट में वो क्या है वीडियोस अवेलेबल हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या आ जाती है कि जब भी आप सिलेबस देखते हैं, ठीक है, जब भी आप सिलेबस देखते हैं तो उस सिलेबस में एक चीज आपके लिए दो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या होती है कि एक तो क्या है कि एक्सप्लिसिटली सिलेबस में लिखा गया, एक्सप्लिसिट है, ठीक है, यानी स्पष्ट तौर पे लिखा गया है आपको क्या पढ़ना है। क्लियर है? एक एक वर्ड मेंशन किया गया है, आपको ये चीजें क्या है पढ़नी है और ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। दूसरा जो होता है वो होता है इम्प्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट यानी अंतर्निहित। ठीक है, अंतर्निहित जो सिलेबस में मेंशन्ड तो नहीं है, लेकिन क्या है आपको उस चीजों को पढ़ना जरूरी होता है। आप ये झंडा लेके ये नहीं कह सकते कि ठीक है आपने सिलेबस में वो चीज मेंशन नहीं की थी इसलिए क्या हम उसको नहीं करेंगे। क्या है उसको नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें क्या है, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आप कोई भी टॉपिक कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हैं, आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आप ईओ की तैयारी कर रहे हैं, आप पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, ये आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है कि करंट अफेयर्स का टॉपिक आपके पास आता है। ठीक है, तो वहां से उस करंट को मान करके वो कोई भी क्वेश्चन क्या है पूछ सकते हैं आपसे। वो क्या आपके स्टैटिक पोर्शन यानी जो दूसरे पोर्शंस होते हैं उससे रिलेट करके होता है। तो इम्प्लिसिट जितनी भी चीजें हैं, एक्सप्लिसिट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्या एक्सप्लिसिट तो क्या आपको पढ़ना ही पढ़ना है जो स्पष्ट है। इम्प्लिसिट यानी जो अंतर्निहित है वो भी चीजें क्या है आपको करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये तो था कि भी आपको किस तरह से सिलेबस को कवर करना है। ईओआरओ का सिलेबस अभी हमारे पास नहीं है, नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। सिलेबस में मैंने कहा हल्की से टिंकरिंग करेंगे ऊपर नीचे, तो वो आप उसमें कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं और एक स्पेसिफिक टॉपिक लेंगे और उसको क्या है बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। क्या करेंगे, बिल्कुल डिटेल में क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिससे एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्या क्लियर हो जाए। मे बी क्या है वो टॉपिक एक वीडियो में ना कवर हो, 2 3 4 5 6 7 जितने भी वीडियोस उस टॉपिक के लिए हमें जरूरी होंगे, हम उस टॉपिक को क्या अच्छी तरीके से क्या कवर करेंगे। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग में जो है हम थोड़ा स्लो रहेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में क्या है हम थोड़ा स्लो चलेंगे, ताकि क्या आप भी अकस्टम्ड हो जाएं कि भी किस तरह से पढ़ाया जा रहा है और आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आ जाए कि भी ठीक है इस तरह से पढ़ाया जा रहा है और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए। क्या आ जाए, कॉन्सेप्ट की क्या बिल्कुल आपका क्या क्लियर हो जाए। क्या क्लियर हो जाए। दूसरी चीज ये तो हो गया एक तरफ से। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर क्या है एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर क्या है कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि टू वे कम्युनिकेशन चाहिए।
ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब ये है, देखिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं आपके फायदे के लिए, क्या है, स्टूडेंट्स के फायदे के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ये हमारे फायदे के लिए वीडियोस नहीं बन रहे हैं। दिस इज नॉट फॉर कि भी हम हमारे लिए वीडियोस बना रहे हैं, वीडियोस बनाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो मे भी क्या है कि भी आपका सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका सजेशन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस सजेशन से क्या है, फिर चीजों में क्या रिफाइनमेंट किया जा सकता है, क्या रिफाइनमेंट किया जा सकता है। वरना फिर क्या है, ये लगेगा ठीक है हमें वीडियो बनाने हैं तो बनाते रहेंगे, आप देखें ना देखें उससे वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब तक वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए क्या है, ये किया जा रहा है। आपको जो भी अच्छा लग रहा है, भी ये चीज अच्छी लग रही है, ये चीज बुरी लग रही है, इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। क्या कमेंट बॉक्स में लिखिए, और क्या कमेंट, और डिस्क्रिप्शन में एक फोन नंबर भी है, तो उसमें भी है क्या है, आप अपने सजेशंस को क्या व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या है, आने वाले वीडियोस में आपके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करके वीडियोस को और ज्यादा क्या यूजफुल या हेल्पफुल बनाने में क्या हेल्प होगी या असिस्टेंस होगा। तो ये तो आपके लिए रिक्वेस्ट थी, ठीक है। तो दिस इज अ रिक्वेस्ट फॉर यू कि भाई ये कम्युनिकेशन क्या है, टू वे सिस्टम के अंदर काम करना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, ठीक है। हमारा क्या करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और हमारा टॉपिक होगा, पहला टॉपिक होगा वो फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म जिसको हम कह रहे हैं संघवाद, ठीक है। अब ये ईयूआरओ में क्या है, जो आपका ईयूआरओ का सिलेबस है उसमें क्या है, स्पेसिफिकली इसको मेंशन किया गया है ईयूआरओ के सिलेबस में। और बाकी अगर हम आरएस का या पीएसआई का सिलेबस लेंगे तो वो इम्प्लिसिट जरूर है कि फेडरलिज्म को क्या है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा फेडरलिज्म को, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फेडरलिज्म की। जैसे हमने कहा हम थोड़ा स्टार्टिंग में स्लो चलेंगे, तो थोड़ा सा स्लोली मूव करेंगे। तो फेडरलिज्म के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो फेडरलिज्म है, या जो, ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है इसका बेस क्या है, यानी आधार क्या है, ठीक है। किस आधार पे क्या है फेडरल स्ट्रक्चर होता है, या जो संघीय, जो हमारी जो राज्य व्यवस्था होती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं संघीय राज्य व्यवस्था होती है, उसका जो होता है वो आधार क्या होता है, क्या होता है, आधार क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप क्या है, दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो होता है डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी विभाजन, ठीक है, यानी विभाजन। ये आपको बेसिक वीडियोस में मिल जाएगा, इसको करवाया गया है कि शक्तियों का पृथक्करण क्या होता है और क्या होता है, बेस लेवल पे, हम ज्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है। तो अब बारी आती है कि जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, वो किस सिद्धांत के आधार पर आधारित होता है। तो ध्यान रखिएगा, इट इज डिपेंडेंट ऑन डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो इस सिद्धांत पर क्या है, फेडरलिज्म डिपेंड करता है, क्या करता है, फेडरलिज्म क्या करता है, डिपेंड करता है कि डिवीजन ऑफ पावर्स के ऊपर क्या करता है, फेडरलिज्म डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फेडरलिज्म और डिवीजन ऑफ पावर्स का रिलेशन क्या है, व्हाट एक्चुअली इज रिलेशन, ठीक है। तो जब भी कभी फेडरलिज्म की बात आती है तो साथ में आपके पास में क्या है, संघवाद, या जिसको हम कह रहे हैं संघवाद कह रहे हैं। तो संघवाद की जब भी बात आएगी तो आपके पास में क्या आएगा, सेपरेशन, डिवीजन ऑफ पावर्स आएगा, डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का बंटवारा आएगा। क्या क्या, शक्तियों का बंटवारा आएगा, ठीक है। तो जब शक्तियों का बंटवारा आएगा तो फेडरलिज्म के लिए क्या है, आपके लिए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और होंगी। अब फेडरलिज्म का मतलब क्या है, फेडरलिज्म का मतलब होता है एक फेडरेशन से रिलेटेड है, संघ जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, जैसे हम क्या कह रहे हैं, संघ कह रहे हैं, फेडरेशन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फेडरेशन कह रहे हैं। और ये नॉर्मल अगर आप बेसिक लेवल पे बात करें या एक लेमैन बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो पहली चीज क्या आ जाती है,
ठीक है, पहली चीज क्या कहा जाती है, एक समूह, किसका, इकाइयों का समूह, ग्रुप ऑफ यूनिट्स। वो किसी भी तरह की यूनिट्स हो सकती हैं। यहाँ पर क्या है, एक पॉलिटिकल यूनिट है, एक राजनीतिक इकाई है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं स्टेट या राज्य। ठीक है, तो एक इकाई का अभी राज्य हो गया। ठीक है, इकाई राज्य हो गया। अब फेडरेशन का दूसरा जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है, ठीक है, वो आता है इंडिपेंडेंसी। ठीक है, इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंस की मतलब जब हमने डिवीजन ऑफ पावर्स की बात की है, क्या की है, डिवीजन ऑफ पावर्स की बात की है या शक्तियों के विभाजन की बात की है, तो यहां पर क्या है, स्पेसिफिकली क्या आ गया। ठीक है, जब हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो दो चीजें आपके पास में आ गई। एक तो स्टेट्स आ गए, जिससे क्या है, वो फेडरेशन बना है, क्या है, फेडरेशन बना है या संघ बना है, क्या संघ बना है, फेडरेशन क्या है, फॉर्म हुआ है। दूसरा क्या है, एक उसके ऊपर क्या है, एक सुपर पावर है, क्या है, एक सुपर पावर है जो क्या है, सेंटर में काम कर रही है। ठीक है, जो क्या कर रही है, सेंटर में काम कर रही है। तो दो डिफरेंट आइडेंटिटीज, दो डिफरेंट इकाइयां क्या है, आपके सामने आ गई। तो हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंसी यानी स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि इनको क्या है कि विशेष अधिकार दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, स्पेशल पावर्स होते हैं इनके पास। ठीक है, इनके पास क्या स्पेशल पावर्स होते हैं, विशेष अधिकार होते हैं। उन अधिकारों में, ठीक है, जो भी अधिकार जिसके पास में है, क्या जो भी अधिकार जिसके पास में है, उसके अंदर दूसरा क्या कर सकता है, इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा उसमें नहीं पदार्पण कर सकता, या दूसरा ये नहीं कह सकता कि ये अधिकार हमारे हैं या हमें ये अधिकार, इस अधिकारों का क्या है, हम प्रयोग करेंगे। अभी हम बेसिकली क्या फेडरेशन की बात कर रहे हैं, फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं और कर रहे हैं। इंडिया का फेडरलिज्म कैसा है, यूएस का कैसा है, ये बाद में करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, स्पेशल पावर्स दी जाती हैं कि इनको क्या है, कुछ स्पेशल पावर्स दे दी गई, फिर बाकी पावर्स क्या है, इनको दे दी गई। तो ये पावर क्या है, डिवाइडेड है, और उसके अंदर जो भी काम करना है, व्हाटएवर इट इज, वो काम किसका होता है, स्टेट्स का। स्टेट्स के पास जो पावर है वो स्टेट्स करेंगी, और सेंटर के पास जो पावर है वो क्या करेंगी, सेंटर्स करेंगी। अब यहां पर क्या है, काम क्या है, व्हाट इज द वर्क। तो वर्क जो आता है वो आता है सेपरेशन से, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, वर्क जो आता है वो सेपरेशन ऑफ पावर से आता है। तो यहां पर काम क्या है, नॉर्मली जो होता है कि ये ले या आप ये ले, ठीक है, इन दोनों का जो सेंटर और स्टेट लेवल पे होता है वो होता है लॉ फ्रेम का, लॉ फ्रेम। ठीक है, यानी कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है इनको। क्या कानून बनाने का क्या दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है कि इन चीजों पर आप कानून बना सकते हैं, इन चीजों पर क्या है, आप कानून बना सकते हैं। विभाजित कर दिया हमने कि ये काम आप करेंगे, ये काम आप करेंगे, इस और दूसरा एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, अब बारी आ जाती है कि भी जब हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर क्या है कि फेडरलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। जिसे हम विशेषताएं कह रहे हैं। ठीक है, फेडरलिज्म की क्या है, विशेषताएं आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। ठीक है, तो अब जब भी आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड सबसे पहले आता है आपके पास में। ठीक है, ठीक है, इसको डिफाइन वगैरह सब हमने बेसिक लेवल पे कर रखा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, ठीक है, जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी तो सबसे पहली चीज क्या आएगी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान। ठीक है, क्या आएगा, लिखित संविधान। तो फेडरलिज्म की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, लिखित संविधान होती है या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्योंकि रिटन होगा तभी क्या होगा, डिवीजन क्लियर होगा। ठीक है, जब रिटर्न होगा, लिखित होगा, तभी वो विभाजन क्या होगा, स्पष्ट होगा कि भी किसके पास कौन सी शक्तियां हैं और किसके पास क्या है, कौन सी शक्तियां हैं। ठीक है, अगर वो रिटर्न ही नहीं है, अलिखित है, तो वहां पर क्या कंफ्यूजन रहेगा कि भी किसी भी तरीके से कोई कहेगा ये शक्तियां मेरी है, दूसरा कहेगा ये शक्तियां मेरी है। तो यहां पर क्या है, क्लियरली डिफाइन किया जाता है। क्या है, क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि भी ये पावर इसकी है और ये पावर क्या है, इसकी है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास में आ जाती है।
ठीक है। तो अब दूसरी चीज क्या है, अब हमारे पास में क्या है, आपके पास एक आ गया सेंटर और एक क्या आ गया स्टेट। मींस जब दो पावर विभाजित कर दिए, क्या कर दिए, दोनों के अंदर पावर विभाजित कर दिए, तो आपके पास में क्या है, दो डिफरेंट डिफरेंट क्या है, गवर्नमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, दो डिफरेंट क्या है, गवर्नमेंट्स आ जाती हैं जो अपने पावर के स्फीयर में क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी पे दबाव नहीं है। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है आपके पास में, ड्यूअल गवर्नमेंट। ठीक है, या हम इसको कह देते हैं दोहरी जो सरकार है, एक स्टेट में है और एक सेंटर में है। ठीक है, या इसको हम कह देते हैं लेयर्ड गवर्नमेंट। ठीक है, एक स्टेट में सबसे बड़ी सरकार है, सॉरी सेंटर में, केंद्र में सबसे बड़ी सरकार है, और फिर स्टेट में क्या है, उसके नीचे की सरकारें हैं, वो अपने स्फीयर में क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई किसी से का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट आ जाता है। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, लिस्ट्स यानी सूची। ठीक है, यानी कि क्या है, सूचियां आ जाती हैं, क्या आ जाती है, लिस्ट आ जाती हैं, सूचियां आ जाती हैं, जो क्या मेंशन करती हैं, क्या मेंशन करती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स। पावर्स को क्या करती है, शक्तियों को, विभाजन को क्या करती है, बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। उन सूचियों में हर एक के लिए क्या है, शक्तियां दी जाती हैं कि भी ये शक्तियां इसके पास में है, ये शक्तियां क्या है, इसके पास में है। तो वहां पर क्या है कि आपके पास में, जिसको हम सेंट्रल लिस्ट भी बोल सकते हैं, या किस कह सकते हैं, यूनियन लिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको क्या है, आप यूनियन लिस्ट भी कह सकते हैं। दूसरा फिर आ जाती है स्टेट लिस्ट। ठीक है, फिर इंडिया के अंदर आपके पास को आपको क्या मिलती है, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, समवर्ती सूची। ठीक है, ये क्या है, संघीय सूची, इसको क्या कह रहे हैं हम, संघीय सूची। ठीक है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, राज्य सूची। ठीक है, राज्य सूची कह रहे हैं, इसको क्या करके है, समवर्ती सूची। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि ये फिक्स नहीं है कि सारी की सारी आप इसमें डाल सकते हैं। कुछ सूचियां, कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होता है, कुछ ऐसी लिस्ट हैं, कुछ ऐसे आइटम्स हैं, कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कहीं पर भी क्या है, मेंशन नहीं है, जो कहीं पर भी क्या है, मेंशन नहीं है, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल पावर्स। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां जिसे हम कह रहे हैं, वो क्या कहती है, रेसिडुअल पावर्स के अंदर आ जाती है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, एक चीज यहां इंपॉर्टेंट है, जब भी हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो हम बात कर रहे हैं ट्रू फेडरलिज्म की। ठीक है, ट्रू फेडरलिज्म की क्या है, हम बात कर रहे हैं, यानी वास्तविक जो संघवाद है। ठीक है, वास्तविक संघवाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, वास्तविक संघवाद की बात कर रहे हैं। तो वास्तविक संघवाद जब भी बात करेंगे आप, ट्रू फेडरलिज्म की जब बात करेंगे, तो जो ये पावर्स जो होती हैं, रेसिडुअल शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, ये हमेशा किसके पास होती हैं, स्टेट्स के पास। यानी उनको कानून बनाने का अधिकार क्या है, केवल राज्यों के पास होता है। क्या होता है, केवल राज्यों के पास होता है। केंद्र सरकार या संघ जो है वो उन पर कानून नहीं बना सकता है। पर भारत में क्या है, ये सारी शक्तियां किसे दी गई हैं, सेंटर को। ठीक है, ये सारी शक्तियां किसे दी गई हैं, सेंटर को दी गई हैं, और केंद्र ही क्या कर सकता है, उन पर कानून बना सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ले लेंगे कि सर्विस टैक्स। ठीक है, सर्विस टैक्स जो था, यानी जिसको सेवा कर कहते हैं, वो किसी भी सूची में नहीं था। ठीक है, ना संघ सूची में था, ना राज्य सूची में था, ना समवर्ती सूची में था। ठीक है, तो उसको क्या है, एक तरह से अवशिष्ट शक्ति थी। तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास था, केंद्र के पास था। तो सबसे पहले केंद्र ने ही क्या है, सर्विस टैक्स
लागू किया था। क्या किया था? लागू किया था। और अब संविधान संशोधन के बाद उसे क्या है, जीएसटी के अंदर डाला गया। ठीक है, उसे क्या कर दिया, जीएसटी के अंदर क्या कर दिया, एड ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो वो संविधान संशोधन से किया गया है, तो ध्यान रखिए। तो भारत की क्या है, ये चीज आपके पास में आ जाती है। अब ये तो हो गया कुछ पॉइंट। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट उसके आगे चीज होती है, अब मान लीजिए स्टेट और सेंटर, ठीक है, अब इनके बीच में अगर लड़ाई हो जाए, क्या हो जाए, लड़ाई हो जाए, द्वंद्व हो जाए किसी शक्ति के ऊपर या किसी शक्ति से संबंध में, ठीक है, तो उसका निर्णय कौन करेगा? क्या उसका निर्णय कौन करेगा? उसका डिसीजन कौन करेगा? ठीक है, उसका क्या डिसीजन कौन करेगा? वो विल डिसाइड अपॉन दैट। ठीक है, और दूसरी बात, ठीक है, और दूसरी बात एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहां पर क्या है कि इनके शक्तियां अलग हैं आपके पास में, और इनकी शक्तियां क्या है, अलग आपकी आती हैं आपके पास में। ठीक है, तो इनकी शक्तियां भी क्या है, अलग आती हैं, और इनकी शक्तियां क्या है, अलग आती है। तो यहां पर क्या है कि अगर यहां पर कोई गलती करता है, क्या करता है, गलती करता है या अपने पावर का दुरुपयोग करता है, क्या पावर का दुरुपयोग करता है, और यहां पर अपने पावर का दुरुपयोग करता है, ठीक है, तो पब्लिक किसके पास जाएगी? ठीक है, तो पब्लिक जो होगी वो किसके पास जाएगी? ठीक है, तो पब्लिक जाएगी किसके पास में? अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। तो उसके, वो हमने बेसिक में पढ़ा था, तो वो किसके पास जाएगी? जुडिशरी के पास। ठीक है, किसके पास जाएगी? जुडिशरी के पास। तो जो फेडरलिज्म, प्योर फेडरलिज्म होता है, वहां पर क्या होता है, दो तरह की न्यायपालिकाएं होती है। क्या होती है? दो तरह की क्या होती है? न्यायपालिकाएं होती है। ठीक है, तो ये जो न्यायपालिका है ये केवल राज्यों से संबंधित होती है, यानी राज्यों के अंदर सूची में जो भी डाला गया है उससे संबंधित अगर कोई वाद या कोई केस आता है तो उसको सुनेंगी। क्या है? तो उसको सुनेंगे। और केंद्र की जो जुडिशरी है, यानी यूनियन, संघीय व्यवस्था जो होती है, संघीय जो न्यायपालिका है, ठीक है, संघीय न्यायपालिका है, फेडरल जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल अलग होगी, इससे बिल्कुल अलग होगी। यानी ये जो जुडिशरी है वो इसके किसी मामले में दखल नहीं दे सकती, और यहाँ की जुडिशरी जो है वो किसी भी मामले में दखल नहीं दे सकती है। तो एक दो अलग तरह की आपके पास में क्या आ जाती है? जुडिशरी आ जाती है। ठीक है, तो जब भी हम फेडरलिज्म की बात करेंगे, प्योर फेडरलिज्म या ट्रू फेडरलिज्म, तो वहां पे दो अलग अलग जुडिशरीज क्या है आपको मिलती है। ठीक है, तो क्या है? डुअल जुडिशियल सिस्टम होता है वहां पे। क्या डुअल जुडिशियल सिस्टम होता है? एक स्टेट जुडिशरी यानी राज्यों की जो न्यायपालिका है, ठीक है, जो राज्यों की जो न्यायपालिका है, और एक फेडरल, ठीक है, एक क्या फेडरल न्यायपालिका है, यानी संघीय जो न्यायपालिका है वो क्या है? संघीय संबंधित कानूनों से क्या है? मेल खाए, वो काम करेगी। अब ये तो होगी दो, लेकिन हम भारत की बात करें, अगर इंडिया की बात करें, तो यहां पर क्या है? एक अलग सिस्टम है। यहां पर क्या है? यूनिफाइड जुडिशरी, ठीक है, एकीकृत, एकीकृत न्यायपालिका है। यूनिफाइड क्या है? जुडिशरी है, जिसमें सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। क्लियर? सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट आ जाता है आपके, और उसके नीचे क्या है? हाई कोर्ट्स है, यानी जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बाद में जो लोअर जुडिशरी आ जाती है वो सारी आ जाती है। यानी ये यूनिफाइड है, अलग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? राज्यों के संबंध में भी अधिकार हैं, और हाई कोर्ट के पास क्या है? केंद्र के संबंध में भी क्या है? अधिकार हैं। ठीक है, तो ये आ जाती है जुडिशरी आपके पास में। ठीक है, तो ये तो हो गया संघीय जुडिशरी। अब इंडिया के अंदर क्या है? सिस्टम डिफरेंट है। अब अलग जो सिस्टम, एक और जुडिशरी से संबंधित जो चीज आ जाती है वो आ जाती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, यानी कि जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह क्या होती है? स्वतंत्र होती है। क्या होती है? पूरी तरह स्वतंत्र होती है। उस पर किसी भी प्रकार का क्या है? दबाव नहीं होता। या हम कह ले कि न्यायपालिका के ऊपर कोई भी संस्था नहीं है। क्या है? कोई भी संस्था उसके ऊपर नहीं है। ये क्या है? फेडरल सिस्टम के लिए है। संघीय व्यवस्था के लिए क्या है? संघीय व्यवस्था के लिए चीज आ जाती है। ठीक है, अब जो आगे वाला पॉइंट जो आपके पास में आता है वो आता है कि अब
केंद्र सरकार केंद्र क्या है, कोई कानून बनाएगी, क्या करेगी, कोई कानून बनाएगी, तो उस पर क्या है, राज्यों का भी कुछ ना कुछ क्या है, नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए कि भी वो जब कानून बना रही है तो राज्यों के पास भी क्या है, थोड़ी बहुत पावर्स हो, क्या थोड़ी बहुत पावर्स हो, जिससे वो भी क्या करें अपना कंट्रोल उसके ऊपर रखें कि भी केंद्र कोई ऐसा कानून ना बना दे, क्या है, सेंटर कोई ऐसा कानून ना बना दे जो राज्यों के बिल्कुल भी क्या है, खिलाफ हो। तो यहां पर क्या है कि जो लेजिस्लेचर आपके पास आती है, ठीक है, जो हम किसको बोल रहे हैं, विधायिका जो कह रहे हैं, विधायिका जो है वो क्या होती है, बाय कैमरल होती है। बाय कैमरल मतलब द्विसदनात्मक। ठीक है, द्विसदनात्मक क्या होती है, लेजिस्लेचर होती है जिसमें क्या होते हैं, दो सदन होते हैं, क्या होते हैं, दो सदन होते हैं, क्या होते हैं, दो सदन होते हैं। ठीक है, तो दो सदन कौन से होते हैं, एक होता है लोअर हाउस और एक होता है अपर हाउस। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं निम्न सदन, क्या कह रहे हैं, निम्न सदन, और ये क्या है, उच्च सदन। ठीक है, ये क्या करता है, उच्च सदन है, क्या है, उच्च सदन है। और ये जो सदन है इसको और क्या कह देते हैं, ठीक है, क्या, हाउस ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यहां पर क्या है, राज्यों का सीधा प्रतिनिधित्व होता है, क्या होता है, राज्यों का क्या होता है, सीधा प्रतिनिधित्व होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या होता है, राज्यों का क्या होता है, सीधा रिप्रेजेंटेशन या सीधा क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां भी नहीं, यहां नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां नहीं होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा सटल डिफरेंस है, उसको हम किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर क्या, इसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ स्टेट्स, और ये क्या है, अपर हाउस होता है, क्या होता है, ये अपर हाउस होता है। ठीक है, और इसको क्या आप जानते हैं, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, या इसका स्थगन, या इसको क्या आप स्थगित वो भंग नहीं कर सकते, क्या डिसॉल्व नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते। अब बारी आती है कि जो ये हाउस ऑफ पीपल है, ठीक है, सॉरी, हाउस ऑफ स्टेट जो है, ठीक है, जिसको हम राज्यों का सदन बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरह से होता है, क्या रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व जिसको हम बोल रहे हैं, वो किस तरह का प्रतिनिधित्व इसके अंदर होता है आपके पास में। ठीक है, इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो प्रतिनिधित्व होता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जब हम ट्रू फेडरलिज्म की बात करेंगे, ठीक है, जब हम ट्रू फेडरलिज्म की बात करेंगे तो सारे के सारे स्टेट्स, ऑल स्टेट्स आर इक्वली represented। ठीक है, यानी कि सभी राज्य क्या हैं, समान रूप से, ठीक है, वहां पर क्या है, रिप्रेजेंटेड होते हैं, यानी हर स्टेट से क्या है, समान प्रतिनिधि जाएंगे, क्या है, समान प्रतिनिधि जाएंगे, जितने एक स्टेट से जाएंगे उतने ही क्या होंगे, दूसरे स्टेट से जाएंगे। पॉपुलेशन, साइज, ठीक है, जिसको हम एरिया कह देते हैं, क्षेत्रफल, यानी जनसंख्या और क्षेत्रफल से कोई संबंध नहीं होता है, क्या है, जनसंख्या और क्षेत्रफल से कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमेरिका का, यूएस का एग्जांपल लेते हैं आप, ठीक है, तो यूएस में जो अपर हाउस है, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल है, उस सॉरी हाउस ऑफ स्टेट है, उसे क्या कहते हैं, सेनेट कहते हैं। क्लियर, उसे क्या कहते हैं, सेनेट कहते हैं। उसके अंदर क्या है, 100 मेंबर्स हैं, 100 सदस्यीय सदन है आपका ये, और इसमें से 50 स्टेट्स को क्या है,
ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, 50 स्टेट्स का क्या है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और हर स्टेट में से क्या है, 2 मेंबर्स हैं। ठीक है, एक छोटा सा हवाई जो आपके पास में आता है, ठीक है, एक हवाई जो स्टेट है यूएसए का, जो बहुत ही छोटा है, ठीक है, उसके भी क्या है, 2 हैं। ठीक है, उसके भी क्या है, 2 ही प्रतिनिधित्व है। और अलास्का और कैलिफोर्निया, जो 2 अमेरिका के क्या है, ऑलमोस्ट सबसे जो राज्य बड़े वाले राज्य हैं, उनके भी क्या हैं, 2 और 2 प्रतिनिधि हैं, 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। क्या है, 2 ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। क्या, यानी ऐसा नहीं है कि ये एरिया ज्यादा है तो हमें ज्यादा दीजिए, ये एरिया कम है तो उसको हम क्या करेंगे, कम देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सीनेट का रिप्रेजेंटेशन है। जब हम ट्रू की बात करेंगे, वास्तविकता की बात करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व जो होता है वो सेम रहेगा। ठीक है, अब हम अगर इंडिया की बात कर लें तो हमारे यहाँ क्या है, हमें पता है कि द्विसदनात्मक है। एक क्या है, लोकसभा, और एक क्या है, राज्यसभा। ठीक है, एक क्या है, लोकसभा, और एक क्या है, राज्यसभा। लोकसभा, ठीक है, जनता का सदन है जिसमें जनता चुनकर भेजती है, और राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो, यानी जो प्रतिनिधि कितने किस स्टेट से आएंगे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पॉपुलेशन पर। ठीक है, पॉपुलेशन पर, ठीक है, डिपेंड कर रहा है। अब एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आपको साथ के साथ इसलिए बताया जा रहा है, क्या है, साथ के साथ इसलिए बताया जा रहा है कि आपको ये पता लग जाए कि फेडरल कैरेक्टर होते हुए भी कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो प्योरली फेडरल इंडिया में नहीं है। ठीक है, जो प्योरली इंडिया में फेडरल नहीं है, इंडिया में फेडरेशन है सारी, कहां कहां क्या है उसमें एनॉमली है, कहां कहां क्या एक्सेप्शन है। तो ये चीजें आपको हर चीज में क्या ध्यान रखनी है। ये ध्यान खाली आप यूआरओ में नहीं रखेंगे, क्या यूआरओ में नहीं रखेंगे, पीएसआई में रखेंगे, पुलिस सब इंस्पेक्टर में, और खास करके आरएस मेंस के अंदर अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तब आपको ये क्या करना है, ध्यान रखना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस इन माइंड। ठीक है, अब बारी आ जाती है कि जो अपर हाउस है, ठीक है, जिसको हम अपर हाउस कह रहे हैं। ठीक है, अमेरिका में क्या है, सीनेट है, और इंडिया में क्या है, राज्यसभा है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि इलेक्शन क्या है, कोई फिक्स नहीं है। क्या है, इलेक्शन क्या है, कोई फिक्स नहीं है। यहां पर क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। क्लियर है, अमेरिका में क्या है, इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, और यहां पर क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है। क्या, अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है। तो अमेरिका से थोड़ा सा हमारे पास क्या है, डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां ही क्या है, केवल डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन यही हो रहा है। अगर हम यूएस का प्रेसिडेंट का इलेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, यूएस के राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है या चुनाव है, वो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, यानी अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। क्या चुनाव क्या होता है, वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, अब ये हो गए इतनी चीजें। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, वो रिलेट करती है सिटीजनशिप से। ठीक है, जिसको हम नागरिकता कहते हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं, नागरिकता कह रहे हैं। ठीक है, अब इसको समझने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं। यहां पर क्या है कि आपको 2 चीजें मिलेंगी। क्या कह रहे हैं, 2 अलग अलग तरह की क्या है, चीजें मिलेंगी, 2 अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा डुअल एंड सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट होता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। वो होता है
आप में सिंगल एंड डुअल नेशनैलिटी। ठीक है, अब इसको भी क्या है, यही बोल देते हैं, क्या इसको भी क्या है, हम यही बोल देते हैं। ठीक है, इसको और इसको क्या इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन समझने के पर्पज से आप ध्यान रखिएगा इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, वो बिल्कुल अलग है। डुअल का मतलब आपके पास में आ रही है दोहरी। ठीक है, सिंगल का मतलब एकल। ठीक है, सिटीजनशिप आपने पढ़ लिया, नागरिकता। अब यहां पर नेशनैलिटी क्या है, नेशनैलिटी का मतलब होता है राष्ट्रीयता। ठीक है, अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, देयर इज नो डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये हम देख लेते हैं कि जब हम नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, यानी राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं सिटीजनशिप, ठीक है, तो दोनों को समझ लीजिएगा ताकि फिर आपको क्या डिफरेंस समझ आ जाएगा कि भी किस जगह आपको क्या चीज यूज करनी है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको भी क्या सिटीजनशिप ही कहते हैं। ठीक है, इसको भी सिटीजनशिप ही कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो राष्ट्रीयता हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीयता की हम बात कर रहे हैं, तो उसको भी हम क्या कह रहे हैं, सिटीजनशिप ही कह रहे हैं। ये भी एक तरह की सिटीजनशिप है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एक अलग वर्ड दिया गया है कि दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉन्सेप्ट रिलेट करता है जब आपके पास में नागरिकता या सिटीजनशिप मोर देन वन कंट्री की हो। ठीक है, जब आप क्या है, एक से ज्यादा देश के नागरिक हो, क्या हो, एक से ज्यादा देश की नागरिकता क्या है आपके पास में हो, तो उसको नॉर्मल वे में क्या है, बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए क्या कहा जाता है, नेशनैलिटी या राष्ट्रीयता। ठीक है, आप एक से ज्यादा के क्या है, नागरिक हैं, और एक से ज्यादा की नागरिकता क्या है आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, और यहां पर क्या है, ये एक ही कंट्री इनसाइड वन कंट्री। ठीक है, इनसाइड वन कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे क्या है, इनसाइड वन कंट्री की बात हो रही है, एक ही कंट्री के अंदर की क्या है हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड वन कंट्री। एक ही कंट्री के अंदर आपके पास क्या है, दो अलग नागरिकताएं हैं, या क्या आपके पास में क्या है, एक ही नागरिकता है। तो यहां तो आप समझ गए, यहां पर क्या है, सिंगल का मतलब डुअल, ये तो क्या होगी, मोर देन वन का मतलब हो गया डुअल, यानी दोहरी नागरिकता आपके पास में है। अगर आपके पास एक से ज्यादा की नागरिकता है तो इसको हमने कह दिया दोहरी नागरिकता। क्या कह दिया, दोहरी नागरिकता या दोहरी राष्ट्रीयता कह दिया हमने, डुअल नेशनैलिटी कह दिया। ठीक है, अब अगर एक ही की हो, क्या एक ही की हो, एक ही कंट्री की सिटीजनशिप हो, तो उसको हम क्या दे देते हैं, सिंगल नेशनैलिटी। ठीक है, अब आप ये मत कहिएगा कि नागरिकता नहीं है। ठीक है, ये मत कहिएगा सिटीजनशिप नहीं है, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म को उससे रिलेट किया गया है, नेशनैलिटी से। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि भी एक कंट्री की हो तो हम सिंगल बोलेंगे, एक एकल बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा कंट्री की हो तो हम डुअल नेशनैलिटी बोलेंगे। यहां पर आपके पास में आ गया। अब यहां बात करते हैं, यहां पर क्या है, तो यहां पर क्या है कि अगर सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, अगर सिटीजनशिप सिंगल है तो वो क्या कहलाता है, वो होता है यूनिटरी, या जिसको हम क्या कह देते हैं, एकल संविधान। ठीक है, एकल नहीं, एकात्मक। ठीक है, एकात्मक संविधान। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं। और यहां पर अगर आपके पास में डुअल सिटीजनशिप है, इसको हम बोल देते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है, इसको हम क्या बोल देते हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है, डुअल सिटीजनशिप होती है, सिंगल जो एक
यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें क्या होती है, सिंगल सिटीजनशिप होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फेडरल यूनिट्स जो होंगी आपके, सॉरी जो स्टेट्स होंगे आपके पास में, स्टेट्स हो, ठीक है, या फिर उसी के तरह के कोई भी यूनिट्स हो, कोई भी आइडेंटिटीज हो, यूनिट्स हो, उनके पास क्या स्पेसिफिक पावर्स नहीं होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की दी हुई डिवीजन ऑफ पावर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई भी पावर नहीं होती है, इसलिए वहां पर क्या है, ऐसी कोई स्पेसिफिक सिटीजनशिप आपके पास में नहीं होगी कि आप एक लोकल एरिया के लिए अलग सिटीजनशिप ले लें और पूरी कंट्री के लिए क्या कर ले लें, एक अलग सिटीजनशिप ले लें। तो यहां पर आपके पास में ये चीज आ गई। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब यहां पर क्या है, तो यहां पर क्या है, आपके पास में दो गवर्नमेंट्स हैं, क्या है, एक दो गवर्नमेंट्स हैं, एक किसकी आ गई, सेंटर की, और किसकी आ गई, स्टेट की, ठीक है। तो दो गवर्नमेंट जब आपके पास आ रही हैं, तो यहां पर क्या है, आपके पास एज अ सिटीजन इसकी तो सिटीजनशिप रहेगी ही रहेगी, कि भाई आप पूरे कंट्री के सिटीजन तो है ही हैं, क्या है, पूरे कंट्री के सिटीजन तो है ही हैं। साथ में क्या है, आप जिस स्पेसिफिक स्टेट में पैदा हुए हैं, जिस स्पेसिफिक स्टेट में रजिस्टर कर रहे हैं या और कर रहे हैं, उसकी क्या है, एक सेपरेट सिटीजनशिप आपके पास में होती है। क्लियर, एक सेपरेट क्या होती है, सिटीजनशिप आपके पास में होती है। तो दो अलग अलग सिटीजनशिप्स क्या होंगी आपके पास में होंगी। जब हम इंटरनली की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, जब हम इंटरनली की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपके पास में, यहाँ पर सेंटर की भी सिटीजनशिप है और यहाँ पर आपके पास में स्टेट्स की भी क्या सिटीजनशिप है। तो मींस अगर आपके पास स्टेट की सिटीजनशिप है तो उस स्टेट के पर्टिकुलर बेनिफिट्स क्या होंगे, आपको मिल जाएंगे, और दूसरे जो जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है उनको वो बेनिफिट्स क्या होंगे, अवेलेबल नहीं होंगे, जो स्पेसिफिक स्टेट के लिए हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक स्टेट के लिए हैं, चाहे आप उसमें आके काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जैसे वोटिंग पावर है, और कोई ग्रेजुएट, कोई जो सोशल असिस्टेंस बेनिफिट होता है और होता है, तो वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर वो आपको उस स्टेट में लेने हैं जिसके अंदर आप रह रहे हैं और आपके पास सिटीजनशिप नहीं है, तो आपको सेंटर के बेनिफिट्स का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज द बेनिफिट ऑफ द सेंटर। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया का क्या मामला है, ठीक है। इंडिया और हम ब्रिटेन को कंट्रोल कर लेते हैं, क्लियर है। इंडिया और क्या ब्रिटेन को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे यहां क्या है, हमने क्या यूनिटरी सिटीजनशिप ली, ठीक है। यूनिटरी सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता है हमारे यहाँ पर, क्लियर है, एकल नागरिकता है। और यहां पर भी क्या है, यूनिटरी है, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जब हम सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या है, यूनिटरी है, यानी ब्रिटेन में क्या है, पूरे ब्रिटेन में सभी की क्या है, एक ही सिटीजनशिप है, एक ही नागरिकता है, कोई स्पेसिफिक स्टेट या कोई लोकल बॉडी नहीं है जिसकी आपके पास अलग से नागरिकता हो, क्या हो, जिसके पास आपके पास अलग से क्या हो, नागरिकता हो। इसी तरीके से क्या है, भारत में भी क्या है, पूरे भारत के अंदर आपकी एक ही नागरिकता रहेगी। आप चाहे कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्टेट में चले जाएं और चले जाएं, बाकी वो ये है कि कुछ स्टेट्स में आप जाकर बस नहीं सकते, कोई उनके स्पेसिफिक क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए हैं, तो आप वहां जाकर क्या है, पूरी तरीके से बस नहीं सकते। वो क्या है, कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, कुछ और हैं, तो वो उसको छोड़ देते हैं, तो वहां पर क्या है, यूनिटरी सिटीजन है। तो ये तो क्या होगा, सिमिलैरिटी होगी। अब डिसिमिलैरिटी क्या है कि इंडिया ने क्या किया है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टर्स रखे हैं, क्या है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टर्स रखे हैं, ठीक है। तो इंटरनली भी क्या है, हमने ड्यूअल सिटीजनशिप को क्रॉस कर दिया, क्या है, इंटरनली भी क्या है, हमारे पास स्टेट और सेंटर की अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है। इसी तरीके से किसी भी भारतीय को क्या है, ड्यूअल नेशनैलिटी अलाउड नहीं है, क्लियर है। कोई भी भारतीय दो राष्ट्रों की नागरिकता नहीं ले सकता, अगर वो लेता है तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, छिन जाएगी, इंडिया की सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ब्रिटेन की बात करें, ठीक है, तो ये ब्रिटेन में क्या है, अलाउड है। अगर आप ब्रिटेन के नागरिक हैं तो किसी दूसरे देश की नागरिकता क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप दूसरे देश की नागरिकता को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ फेडरल जो फेडरेशन होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या है, फेडरेशन के जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमने इनको अच्छी तरीके से क्या है, डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट को क्या है, कवर किया है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर क्या है, हमने इन कॉन्सेप्ट्स को क्या है,
अच्छी तरीके से क्या है कवर किया है। तो आप इनके क्या है इजीली जब भी चाहें आप इनके क्या है नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो के जरिए। आप 2x या 3x पर स्पीड करके आप देख सकते हैं वीडियो, और आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट में फिर अब रिक्वेस्ट है फॉर अ 2-वे कम्युनिकेशन फ्रॉम योर साइड। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या है हम इससे आगे के कॉन्सेप्ट्स की क्या करेंगे बात करेंगे। वी विल फर्दर कॉन्सेप्ट्स के टाइप ऑफ फेडरेशन कितने होते हैं और वो फेडरेशन किस तरह से क्या करते हैं काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो हमारे पास यूनियन स्टेट रिलेशंस का जो टॉपिक आ जाता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।